हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेंटर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आखिर रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक, रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांस था वो फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। मतलब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था जो किसकी पावर को कम कर रहा था, किंग की पावर को कम कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट है, जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि लुइस 16 सोच रहा था कि मैं टैक्स को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। क्यों? क्योंकि हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, और उसे बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी थी, इसीलिए वो सोच रहा था कि मैं क्या कर लूँ, मैं टैक्सेस को फिर इंक्रीज कर लूँ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी, यहाँ पर ये कंडीशन थी कि वो अपने आप से प्रपोजल को पास नहीं कर सकता। अगर उसे प्रपोजल को पास करना है तो उसे मीटिंग बुलानी पड़ेगी। किसकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी? ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब ई स्टेट जनरल होता क्या? ई स्टेट जनरल है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों ई स्टेट के, किसके? नोबेलिटी, क्लर्जी एंड थर्ड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर 5 मई 1789 को हुआ क्या था। यहाँ पर क्या हुआ कि लुइस 16 ने क्या किया, जो असेंबली थी ई स्टेट जनरल की, उनको उनके पास प्रपोजल रखा ताकि न्यू टैक्स प्रपोजल रखा न्यू टैक्सेस का। ठीक है, अब जो ये असेंबली थी ये हुई कहाँ पर? ये हुई थी हॉल ऑफ वर्सेल्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कहाँ पर हुई थी या कब हुई थी। ये भी आ सकता है कि जो ये असेंबली थी ये कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो एक सिस्टम था, क्या सिस्टम था कि 300 मेंबर क्लर्जी के आएंगे और 300 ही मेंबर किसके आएंगे? नोबेलिटी के आएंगे। कैसे? यहाँ पर आएंगे 300, आएंगे यहाँ पर क्लर्जी के, और यहाँ पर 300 आएंगे किसकी? नोबेलिटी के। ठीक है, अब यहाँ पर ये था कि जो 600 मेंबर हैं वो किसके आएंगे? थर्ड ई स्टेट के। किसके हैं 600 मेंबर? थर्ड ई स्टेट के। ठीक है, अब ये वहां पर बैठते कैसे थे? ये बैठते थे कि अगर ये नोबेलिटी है, ठीक है, इस रो में नोबेलिटी है, इस रो में हमारे क्लर्जी है, इन दोनों के पास प्रिविलेज था कि इनके लिए सीटें होती थी, ये बैठ के सारी असेंबली को अटेंड करते थे। लेकिन जो हमारे थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स थे, 600 मेंबर, आधे इनके पीछे खड़े होते थे एंड आधे इनके पीछे खड़े होते थे। ठीक है, यहाँ की एक और कंडीशन ये थी कि यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स है, पीसेंट्स है, जो आर्टिशंस है और जो वुमेन है, इनके लिए एंट्री नहीं थी। ठीक है, जो भी इनकी ग्रीवियंसेस थे, जो भी इनके दुखड़े थे या जो भी इनकी डिमांडें थी, वो 40,000 लेटर्स लेके आए थे जो रिप्रेजेंटेटिव इनके उनमें लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि 300 मेंबर किसके आ रहे हैं? क्लर्जी के। 300 नोबेलिटी के और 600 किसके? थर्ड ई स्टेट के। नोबेलिटी और क्लर्जी एक दूसरे को फेस करके बैठते हैं और जो थर्ड ई स्टेट होता है वो पीछे खड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो फ्रांस था या जो असेंबली थी वहाँ का वोटिंग ट्रेंड क्या था। वहाँ का वोटिंग ट्रेंड ये था कि ये वहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट नहीं था, वहाँ पर था 1 ई स्टेट इज इक्वल्स टू 1 वोट। ठीक है, उसके बाद ये था कि जब यहाँ पर ये चीज़ हुई तो इस बार थर्ड ई स्टेट वालों ने बोला, डिमांड किया कि हमें चाहिए कि ईच मेंबर का 1 वोट होना चाहिए, मीन 1 पर्सन इज इक्वल्स टू 1 वोट। ओके, अब ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया आया था फिलोसोफर से, जैसे कि रूसो, जो उन्होंने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे। ठीक है, यहाँ पर अब इसकी सिचुएशन को समझा जाए तो ये सिचुएशन क्या है कि जो असेंबली में वोटिंग ट्रेंड था वो ऐसा था। वोटिंग ट्रेंड था कि जैसे यहाँ पर बोला जाए कि कितने मेंबर आ रहे? 300 मेंबर आ रहे क्लर्जी के, तो इनका वोट जाएगा एक, 300 मेंबर का एक। 300 मेंबर आ रहे हैं नोबेलिटी के,
तो इनका भी वोट कितना जाएगा, इनका भी वोट जाएगा 1। और जो 600 मेंबर आ रहे हैं थर्ड ई स्टेट के, वो भी क्या जाएगा, 1। किंग ने क्या किया, किंग ने सीधा सीधा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था अगर मैं 1 पर्सन 1 वोट कर देता हूँ तो क्या पता जो मैं ये टैक्सेस बढ़ाने की सोच रहा हूँ ये ना हो। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे क्लर्जी का 1 वोट है, नोबैलिटी का 1 वोट है, तो ये दोनों तो रिचर सेक्शन से, तो ये दोनों क्या करते थे, साथ होके कितने वोट बना देते थे, 2। अब कौन बच गया, थर्ड ई स्टेट बच गया। अब थर्ड ई स्टेट में 600 मेंबर होने के बावजूद भी उनके वोट कितने होते थे, 1। और 1 क्या है, मेजोरिटी हमेशा जीतती है, तो कौन जीतेगा, बड़ा जो 2 वोट वाला है, इसीलिए ये जीत जाते थे और ये हार जाते थे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हुई तो जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स थे वो जो असेंबली से बाहर चले गए इन प्रोटेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर नेशनल असेंबली क्या थी। जितने भी थर्ड ई स्टेट के मेंबर थे ये सारे जाके इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली। इन्होंने बोल दिया हम नेशनल असेंबली है। ठीक है, इन्होंने इनकी डिमांड्स क्या थी, इनकी डिमांड ये थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए फ्रांस के लिए, जो क्या करेगा, मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा। मोनार्क का मतलब किंग की पावर को लिमिट करेगा। ठीक है, अब इनको लीड किसने किया, ठीक है, इनको लीड किया मीरा बे एंड एबीसीएस ने। अभी मीरा बे एबीसीएस कौन थे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जो मीरा बे थे ये भी नोबल फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, ये लेकिन ये ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पर कोई भी फ्यूडल प्रिविलेजेस ना हो या राइट फ्रॉम बर्थ ना हो। ठीक है, इन्होंने अपनी जनरल निकाली, जर्नल हो सकती है उनकी डायरी या उनकी नोटबुक। ठीक है, और उन्होंने वहां से क्या करने लगे, पावरफुल स्पीचेस डिलीवर करने लगे ताकि वो लोगों को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके। ठीक है, उसके बाद ये थे मीराबे। अब हम पढ़ेंगे एबीसीएस के बारे में। जो एबीसीएस थे ये थे प्रीस्ट, हम इनको फादर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट छापा। पैम्पलेट होता है कि जैसे आप समझ लो कि एक बैनर्स नहीं बोलते, बैनर। ठीक है, इन्होंने एक बैनर छापा। और जो इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है ऐसा बैनर जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। और उसमें लिखा क्या हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि व्हाट इज थर्ड ई स्टेट, आखिर ये थर्ड ई स्टेट है क्या। ये था वो टेनिस कोर्ट जहाँ पर जितने भी जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर थे वो जो असेंबली हुई थी उसके बाद चले गए थे। और यहीं पर क्या हुई थी, जो फेमस टेनिस कोर्ट ओथ है वो हुई थी। यहीं पर उन्होंने डिमांड की थी कि किंग की पावर को कम कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ तो यहाँ पर ये लड़ाई चल रही है कि हमारे जो किंग की पावर है उसको कम कर दिया जाए। दूसरी तरफ क्या हुआ था कि सीवियर विंटर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर फिर बैड हार्वेस्ट हुई थी, जिसकी वजह से जो ब्रेड के प्राइस थे वो फिर बढ़ गए थे। ठीक है, अब बेकर क्या करते थे, ऑफन क्या करते थे, जो भी ये सिचुएशन होती थी इसको एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट कैसे करते थे, ये क्या करते थे, जो अपनी सप्लाईज होती थी उनको छुपा देते थे। ठीक है, अब छुपाते क्यों थे, क्या पता ये ज़्यादा में बेचना चाहते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये एक ही दिन में सारी सप्लाई अपनी ख़त्म ना करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि अगर सप्लाई ख़त्म हो गई या अगर हमने कल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा दिए तो फ़ायदा हमको होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो जो औरतें थी वो लॉन्ग लॉन्ग क्यू में खड़ी होती थी बेकरी के बाहर। ठीक है, जब घंटों हो गए तो जो क्राउड ऑफ वुमेन था, मतलब जो बहुत ज़्यादा एंग्री क्राउड ऑफ वुमेन था, वो शॉप के अंदर चले गए। ठीक है, और उसको लूट वगैरह लिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेम टाइम पे क्या हुआ, किंग ने भी ऑर्डर दे दिया अपने ट्रूप्स को कि तुम पेरिस की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, 14 जुलाई को जो एजिटेटेड क्राउड था वो गया एंड उसने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बेस्टील को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर कंट्री साइड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। जो जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी, हमने ये देखा कि शहर में क्या चल रहा था, सिटीज़ में क्या चल रहा था। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कंट्री साइड में, गांव में क्या सिचुएशन थी।
अब गांव में क्या हो रहा था, र्यूमर्स फैल गए थे कि जो मेनर है उसने बैंड ऑफ ब्रिगेड आर्मी हायर की है ताकि जितनी भी उनकी राइप क्रॉप है, पकी क्रॉप है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अब मेनर क्या होता है, मेनर होता है एक ई स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड लैंड एंड हिज मेंशन, मीन्स वहाँ पर मेंशन भी होगा और उसकी लैंड भी होगी। लॉर्ड लैंड ये भी हो सकती है कि किंग से उसको कोई लैंड मिली हो, ठीक है। इन फेयर पीसेंट सीज हो एंड पिच फॉक, फेयर में पीसेंट्स ने जो भी उनके पास खेती का सामान है वो उठाया, जैसे हो एंड पिच फॉक्स, एंड उसने किसको अटैक कर दिया, चीटेक्स को। चीटेक्स क्या होते हैं, चीटेक्स होते हैं कास्टल और स्टेटली रेजिडेंट, किसके बिलोंग, जो किसको बिलोंग करते हैं, किंग या उसके नोबल मैन को बिलोंग करते हैं। ये समझ में आया कि चीटेक्स है कास्टल और स्टेटली रेजिडेंट, जो किसको बिलोंग करते हैं, किंग या उसके नोबल मैन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इन पीसेंट्स ने क्या किया, जो हॉर्डर्ड ग्रेन थे, जो वहां पर ग्रेन पड़ा हुआ था उसको लूट लिया। जैसे मंडी होती है ना, मंडी में ग्रेन पड़ा रहता है, ऐसे ही इन्होंने ग्रेन को लूट लिया। और उन्होंने सिचुएशन का फायदा उठाते हुए क्या हुआ किया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें रिकॉर्ड्स रखे हुए थे ड्यूज के, कि किसके कितने पैसे बचे हुए हैं, वो सारे इन्होंने बर्न डाउन, जला दिए, ठीक है। कि ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी, ना डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और ना रिकॉर्ड रहेगा हमारे ड्यूज को, और ना हमें उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लू, बहुत सारे जो नोबल्स थे, जो नोबल थे, जो ऐसे विलेजेस वगैरह में रहते थे, ये अपने घर से भाग गए। और कितने तो नोबल इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो पास की कंट्री में जाके, वो पास की कंट्री में चले गए, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया कि मेनर और चीटेक्स क्या होता है। मेनर होता है कि एक ई स्टेट जिसमें लॉर्ड लैंड है और उसका मेंशन है, एंड चीटेक्स होता है एक कास्टल और रेजिडेंट, जो किसको बिलोंग करता है, किंग और नोबलमैन को। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, कि आखिर इसके बाद इसका रिजल्ट क्या मिला। इसका रिजल्ट ये मिला कि लुई 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, मीन्स एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एंड एक्सेप्ट ये भी एक्सेप्ट किया कि आज के बाद उसकी पावर को कौन चेक करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा, ठीक है। 4 अगस्त 1789, ये डेट याद रख लेना। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने डिक्री पास एक डिक्री पास की या लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे और टैक्सेस थे इनको एबॉलिश कर दिया, इनको खत्म कर दिया, ठीक है। अब मेंबर ऑफ क्लर्जी और जो नोबैलिटी, जो मतलब मैंने रिसर्च सेक्शन बताया था, वो जो नोबैलिटी एंड क्लर्जी थे, ये फोर्स हो गए कि इनके पास जितने भी प्रिविलेजेस हैं इनको गिव अप करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, मीन्स अब इनके पास भी कोई प्रिविलेज नहीं बचेगा। जो तिथि थी वो एबॉलिश्ड हो गई, मीन्स अब तिथि कोई भी पे नहीं करेगा। तिथि क्या थी, डायरेक्ट टैक्स। इसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया, उनके पास एसेट आए, चीजें आई जो कितने लिवर्स के बराबर थी, 2 बिलियन लिवर्स के बराबर थी, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे कि फ्रांस आखिर कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो किसकी पावर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल पावर ऑफ किंग, ठीक है। जो नेशनल असेंबली ने जो अपना ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 1791 में कंप्लीट किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो किंग्स की पावर थी वो 3 में डिवाइड हो गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1719 था, आखिर ये था क्या, ठीक है। इसमें ये था कि नेशनल असेंबली जो होगी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। कैसे, ये देखो, ये है ना नेशनल असेंबली, जो ये जो ये जो ये नेशनल असेंबली है, ये क्या होगी, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होगी, ये कोई डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर सकता इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक और चीज ये होगी कि सिटीजन वोट करेंगे, ठीक है। सिटीजन वोट करेंगे और वोट करके वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोल्स निकालेंगे, एस ग्रुप ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोल्स निकालेंगे, और वो क्या चूज करेंगे, वो चूज करेंगे असेंबली। असेंबली ऐसे चूज होती है, डायरेक्टली नहीं हो रही, इनडायरेक्टली हो रही। इनडायरेक्टली कैसे हो रही, कि सिटीजन वोट करें, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है उनमें से, और वो क्या चूज करें, असेंबली को। अब जो सिटीजन है उनको 2 भागों में बांट दिया था, एक थे एक्टिव सिटीजन और एक थे पैसिव सिटीजन। CITI Z आएगा यहाँ पर, Z,
ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिव सिटीजन क्या थे, इनके पास राइट टू वोट था, और ये किसके पास था, जो मैन 25 साल से ऊपर है, ठीक है, जो क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, किसके बराबर, उनके 3 दिन के वेजेस के बराबर, 3 दिन की कमाई के बराबर जो भी 25 साल से ऊपर का आदमी टैक्स पे करता है वो वोट दे सकता है। पैसिव सिटीजन में क्या थे, इनके पास कोई भी वोट का राइट नहीं था, जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई, और 25 साल से छोटे वाले यंगस्टर, ठीक है। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, 1 मिनट, हाँ मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी कि आखिर ये है क्या। इसमें क्या था, हमने पढ़े थे कि जो सिटीजन्स थे उनको दो में डिवाइड कर दिया गया था, एक थे एक्टिव सिटीजन और एक थे पैसिव सिटीजन। और जो एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स थे, ठीक है, एक्टिव सिटीजन वो थे जिनके पास राइट टू वोट था, जैसे कि ऐसे लोग जो 25 साल से ऊपर के थे और जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे कर रहे थे। अब जो पैसिव सिटीजन थे उनके पास कोई भी राइट टू वोट नहीं था, और ये कम से कम 3 मिलियन मैन थे, वुमेन थी, चिल्ड्रन थी, और ऐसा यूथ जो 25 साल से कम का है। अब 3 मिलियन मैन कौन हो सकते हैं, जिनके जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। अब क्या होता है, जो एक्टिव सिटीजन होते हैं ये वोट देते हैं, और ये वोट दे के किसको, डायरेक्टली ये जज को चुनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वोट दे के इलेक्ट्रोल्स को चुनेंगे जो कि 50,000 मेंबर की का एक ग्रुप है, और ये जो इलेक्ट्रोल्स हैं फिर ये किसको चुनेंगे, नेशनल असेंबली को चुनेंगे जो 745 मेंबर का एक ग्रुप है। ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किंग की पावर्स को, ठीक है, और नेशनल असेंबली और किसको कंट्रोल करेगी, मिनिस्टर्स की पावर को, और किंग को नेशनल असेंबली को क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन हुआ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के डिक्लेरेशन से। ये राइट कौन कौन से थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पर ये बोला गया कि जो ये राइट है ये ईच ह्यूमन बीइंग के बाय बर्थ से उसके पास आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जैसे वो पैदा लेगा तो ये सारे राइट, जैसे फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये उसके पास उसी टाइम आ जाएंगे, और इन राइट्स को उससे कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। ये है डिक्लेरेशन फ्रांस का जो आया था, जिसमें सारे राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन लिखे हुए थे। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हमने पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन, ये ब्रोकन चेन जो चेन थी वो ये बताती थी, वो स्लेवरी को बताती थी कि हाँ स्लेव है जो उनको बांध रखा है, लेकिन ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि वो जो स्लेव्स थे वो क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। बंडल ऑफ रॉड और फेसेस का मतलब होता है कि एक बंडल को इजीली तोड़ा जा सकता है, लेकिन हम पूरे एक रॉड को इजीली तोड़ा जा सकता है, लेकिन बंडल ऑफ रॉड को हम इजीली नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं यूनिटी में क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। अब यहाँ पर द आई विथ इन अ ट्राइंगुलर रेडिएटिंग लाइट, इसमें क्या होता है कि जो आई है ये स्टैंड करती है नॉलेज के लिए, ठीक है, और जो रे ऑफ सन है ये क्या करती है, क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस के उनको क्या करती है, दूर भगाती है। इग्नोरेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनमें इग्नोरेंस होती है, ये उस इग्नोरेंस के क्लाउड को क्या करते हैं, बाहर भगाते हैं, ठीक है। अब जो ये स्केप्टर है ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये क्या दिखाता है कि रॉयल पावर्स हैं। जो स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब ये सिंबलाइज कर रहा है कि इसका ना कोई अंत है और ना ही इसकी कोई बिगनिंग है, ठीक है। ये क्या है, इटर्निटी ये है, ये अमर है, ठीक है। रेड फ्राइजियन कैप, ये कौन वोर करता है, जब स्लेव फ्री हो जाता है उसके बाद जो स्लेव है वो ये कैप वेयर करता है। ब्लू वाइट रेड ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस है, ठीक है। द विंग्ड वुमेन बताती है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ को सिंबलाइज करती है। द लॉ टैबलेट क्या करते हैं कि ये सबके लिए सेम है, लॉ सबके लिए सेम है, और सारे जो लोग हैं वो इक्वल है किसके सामने, लॉ के सामने, ठीक है। यहीं पर हमारी आज की जो क्लास है वो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे
वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।